हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के पेपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के बारे में रहेगी। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस पेपर के उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अपने पेपर में पास होना है तो आपको ये क्वेश्चन मस्ट करने ही होंगे। इनमें से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन को परिभाषित करना है, आपको बताना है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो लोक प्रशासन क्या होता है, वर्ड से ही समझो। लोक का मतलब होता है लोग, मतलब जनता, सिटीजन्स। ठीक है, तो जो जनता के लिए जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको हम लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो सोसाइटी और जो सिटीजन्स है उसके वेलफेयर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपके कॉलेज में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी हॉस्पिटल में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, होटल में भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो क्या है, किस लिए है कि जो वर्क है वो स्मूथली हो सके। और जो जैसे स्टूडेंट है, यहाँ पर जैसे पब्लिक हम मेन फोकस है, कॉलेज में स्टूडेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे ही अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, वर्किंग की बात करें, तो जो जनता है वो सेंटर है और एडमिनिस्ट्रेशन जो जनता है, जो सिटीजन्स है, उनके वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य शामिल हैं जो सार्वजनिक नीति की पूर्ति या परिवर्तन में अपने उद्देश्य के लिए होते हैं। नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी। अब सिंपली आप समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कौन, सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और किसके लिए करेगी, जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए करेगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित होता है। सार्वजनिक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसीज। बहुत सारी स्कीम्स बनती हैं, पॉलिसीज बनती है, सुनते हो ना आप, जैसे उज्ज्वला योजना। ठीक है, आपकी गैस सिलेंडर के लिए योजना थी। तो जो ये सब नीतियां किस लिए होती, ताकि जो जनता है उनको कोई भी दिक्कत ना हो, वो उनके वेलफेयर के लिए होती है। ठीक है, तो लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको पेपर में उनके बारे में उनको इंक्लूड करना ही होगा। तो जो एल.डी. वाइट थे उनके अनुसार जो लोक प्रशासन है उसमें वे सभी कार्य शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है, मतलब पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। लूथर गुलिक जो थे उनके अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है, गवर्नमेंट से है। और इस प्रकार इसका संबंध मुख्य रूप से कार्यकारी शाखा से है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है, जहां सरकार अपने काम को एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ से आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके लिए होती है, सिटीजन्स के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है सिटीजन्स के। और उनका जो काम किसके थ्रू करती है, पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू करती है। जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करके सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बात करती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और थोड़ा सा घुमा फिरा भी सकते हैं, स्कोप पूछ सकते हैं, फीचर्स पूछ सकते हैं, या अप्रोचेस भी पूछ सकते हैं। अगर अप्रोचेस पूछी जाती है तो आप उसमें क्या लिखोगे, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये सब आपको अपने पेपर में लिखना है। अब हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर बताना है। अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपली आप वर्ड से ही समझो। लोक प्रशासन जनता के लिए है, ठीक है, निजी प्रशासन मतलब प्राइवेट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझो कि एक प्राइवेट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जो सरकारी स्कूल है वो सबके लिए खुला होता है, वहां पे गरीब बच्चा भी जा सकता है, अमीर बच्चा भी जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि गरीब बच्चा तो वहां का भर ही नहीं पाएगा। तो वो क्या हो गया, वहां पर लिमिटेड स्कोप हो गया, लिमिटेड चीजें हो गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो कि अगर किसी भी सरकारी स्कूल में पंखा गिर गया, ठीक है, न्यूज सुनते हो ना, आपके कॉलेज में पंखा गिर गया, मानो पंखा गिर गया, तो जवाबदेही किसकी होगी, तो जवाबदेही यहाँ पर सरकार की होगी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा है प्राइवेट के मुकाबले। मानो प्राइवेट स्कूल में पंखा गिरा, उन्होंने बात बाहर ही नहीं आने दी, उन्होंने छुपा ली, क्योंकि उनको तो
अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा दिखाना है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी किस में ज्यादा है? पब्लिक में। ट्रांसपेरेंसी किस में ज्यादा है? पब्लिक में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, तो यहाँ पर पब्लिक जो स्कूल होगा या कॉलेज होगा उसमें सरकार की जवाबदेही ज्यादा होगी प्राइवेट के मुकाबले। तीसरा जो पॉइंट है कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो पब्लिक स्कूल है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में थोड़ी सोचेगा, वो तो पब्लिक है, सबके लिए ओपन है। तो आपको यही सब पॉइंट्स अपने पेपर में लिखने हैं। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थ्योरी से, जो कि आएगा ही आएगा, आपकी सेकंड यूनिट में थ्योरीज हैं। तो एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत, आपके पेपर में 100% आएगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। चौथा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन क्या है, ठीक है। ये भी 100% आएगा। विकास प्रशासन, नाम से ही समझो, जो प्रशासन विकास के बारे में बात करता है, ठीक है। विकास मतलब ग्रो करना, ठीक है। तो जो ग्रोथ के साथ ओरिएंटेड होता है, एक्सपेंशन की जो बात करता है, उसी को हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी आपको 2-3 थिंकर्स के नाम लिखने हैं कि उन्होंने अपना क्या विचार दिया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो विकास प्रशासन है वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों के उपयोग में प्रभावकारिता वृद्धि की एक प्रणाली है, ठीक है। और जो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स थे, उनके अनुसार विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूर्ण करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। मतलब सिंपली आप समझो कि यहाँ पर विकास की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, तो ऐसे ही प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाए जाएंगे तो उसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाएगा। तो अब इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, अगर पूछा पेपर में आ गया एलिमेंट बताओ या फीचर्स बताओ, तो जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विकास प्रशासन है, वो चेंज ओरिएंटेड होता है, वो परिवर्तन की बात करता है, ठीक है। परिवर्तन से तात्पर्य किसी व्यवस्था का एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर गतिमान होना है। कुछ गलत चीजें हैं तो उसको अच्छा करना है, कम अच्छा है तो उसको ज्यादा अच्छा करना है, चेंज ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा है ये प्रगतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस की बात करते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी। तो विकास प्रशासन व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। जो वेडनर थे उनके अनुसार विकास प्रशासन लक्ष्य अभिमुखी प्रशासन है। फोर्थ है प्लानिंग, जो विकास प्रशासन है नियोजित परिवर्तन के माध्यम से विकास मार्ग पर अग्रसर रहता है, सब कुछ वो प्लानिंग के साथ करता है। तभी तो लोग जो सरकार सुनते हो ना कि विकास की बात कर रही है, ठीक है, प्रोग्रेस की बात कर रही है। पांचवा जो पॉइंट है वो है जनहितकारी राज्य का लक्ष्य है, एम ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जनता का वेलफेयर ही करना है। तो इसका मुद्दा क्या होगा डेवलपमेंट का, कि इनको किसके लिए विकास करना है, जनता के लिए विकास करना है, जनता के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो उसी के हिसाब से नीतियां बननी चाहिए। और जो छठा फीचर है वो है कोऑर्डिनेशन, जो अलग अलग लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, सरकार के जो भी अधिकारी हैं, वो उन सबके बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो नेक्स्ट फीचर आप डाल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नए विकल्पों का सर्जन, क्रिएशन ऑफ न्यू अल्टरनेटिव्स, नई नई चीजों को ढूंढ के लाना, ठीक है। विकासोन्मुख होने के कारण ऐसा प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन एवं गतिशीलता को महत्व देता है। इसी आधार पर विकास प्रशासन नवीन कार्यक्रमों एवं नवीन पद्धति को अपनाने पर बल देता है। तो आपको ये 5-6 फीचर अपने आंसर में लिखने ही हैं। चेंज ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोग्रेसिव, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ये सब आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी एंड डिस्कस इट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। लोक नीति क्या है, पेपर का नाम ही पब्लिक पॉलिसी है तो ये क्वेश्चन तो आना ही है। लोक नीति क्या है, लोक नीति से ही तो सरकार जो है वो जनता पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो जो एक पब्लिक पॉलिसी है, एक सार्वजनिक नीति है, वो सरकारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा पहचाने गए सार्वजनिक हित के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक हित मतलब जनता का हित, सभी का हित, उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या तो कानूनों के रूप में या दिशा निर्देश के रूप में जो है उनको प्राथमिकता देने की एक प्रणाली है, ठीक है। जो जनता के हित के बारे में सोच के काम करेगी वही तो नीति होती है, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो सार्वजनिक नीति कानूनों, निर्देशों और जो भी बजट आवंटन का एक समूह है जिसे सरकारें या उसके प्रतिनिधि सार्वजनिक अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, नीति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सरकार के हित
सरकार जो है वो जनता के हित के बारे में बात करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नीति निर्माण की प्रक्रिया में जो चरण शामिल है, तो कैसे होता है नीति निर्माण, कैसे होता है? तो इसके 6 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। मैंने अपनी क्लास में इसको पढ़ाया भी था कि सबसे पहले जो सरकार है या जो आपके डीएम्स वगैरह हैं वही तो काम करते हैं, डायरेक्टली सीएम या मोदी आके थोड़ी काम करेगा। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डीएम है, वे सब ये काम, नीति निर्माण का काम वो करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है समस्या की पहचान। जो भी सामाजिक मुद्दा है या समाज में जो भी समस्या है, पहले उसको पहचाना जाता है कि दिक्कत क्या है, ठीक है। दूसरा है एजेंडे का निर्धारण, ठीक है, एजेंडा सेटिंग भी आपको बोल सकते हो। तो इसका मतलब यह तय करना है कि सरकारें किन मुद्दों पर काम करेगी, ठीक है। समस्या को निकाल के ले आए, फिर आप डिसाइड करो, सरकार जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको काम किस पे करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा नीति निर्माण। यह वह चरण है जो नीति निर्धारित करता है, ठीक है। इसमें नीति के उद्देश्य आएंगे, पैसे कितने लगेंगे, लागत कितनी लगेगी, नीति उपकरण चुने जाते हैं, हितधारकों की पहचान होती है, ठीक है। सारे लक्ष्य इसके अंदर आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है नीति वैधीकरण, ठीक है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका मतलब संसद दोनों शामिल होते हैं कि कितनी वो वैध है, ठीक है। पांचवा है नीति कार्यान्वयन। एक बार जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून बना दिया जाता है तो अगला कदम पर यह पता लगाना होता है कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। प्रधानमंत्री ने साइन कर दिए, कानून बन गया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सरकारें नीति को अमल में लाने के लिए यहाँ पर योजनाएं बनाती है। अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग काम सौंपा जाता है। डिजाइन किए गए बजट और कार्यक्रमों में धन आवंटित किया जाता है, ठीक है। तो वो सब किस में आएगा? नीति कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में। और लास्ट पॉइंट होता है नीति मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, ठीक है। सरकारी एजेंसी, मीडिया, प्रेस, जो जनता है, वो सब नीति का इवैल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है। ये आखिरी स्टेज है। तो इस चरण में सरकार अपने द्वारा लागू की गई नीति की प्रभावशीलता का आकलन करती है कि इसको सही ढंग से लागू किया गया है, नहीं किया गया है, जिसको जरूरत थी, ठीक है। जो लास्ट आदमी था, जनता का, गरीब व्यक्ति था, उस तक पहुंचा है हक या नहीं पहुंचा है। तो वो सारी प्रोसेस आपकी इवैल्यूएशन में आती है कि जो खराब चीज हुई है उसको ढंग से फिर दोबारा से लागू किया जा सके। 7th क्वेश्चन है, एग्जामाइन द मेन फीचर्स ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है लोक प्रशासन का, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यह परिभाषित करता है कि किसी संगठन या प्रणाली के संचालन को कैसे डिजाइन और संचालित किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? श्रम विभाजन, संगठन के विभाग, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, लाइन स्टाफ, ठीक है, प्रतिनिधिमंडल और नियंत्रण, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था पोस्ड कोर्प, POSDCORB, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये जो कि गुलिक के द्वारा दिया गया था कि किसको कैसे इसमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो P से मतलब प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, योजना, आयोजन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, और R से रिपोर्टिंग और B से बजट। तो ये पोस्ड कोर्प जो है पूरा आपको एक ग्राफ बना के अपने आंसर में लिखना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट है, जिसमें कि आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी आ सकता है। इसमें आपको क्या लिखना है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी आपको। उसका जो बाउंडेड रैशनैलिटी का जो उसने कंसेप्ट दिया था, बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब कि जब भी कोई इंसान कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है, मानो आपको 12th क्लास में आपको 10th के बाद आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है जब आप डिसीजन लेते हो। आपके घर वाले क्या कहेंगे, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपके दोस्त क्या कहेंगे। आप रैशनल कभी भी पूरी तरह से नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ बाउंडेशन आपके ऊपर आता है, आपके डिसीजन को वो इफेक्ट करता है। तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। सेकंड है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और डी है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप इसमें से अगर मैं बोलूं तो आप जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप और अप्रोचेस, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या है, और डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन और एल्टन मायो और रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को आप कर लो।
तो आपका पूरा पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर है जो आप रोज न्यूज में देखते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार बस आंख बंद करके सोचना कि भाई लोक प्रशासन मतलब जनता के लिए, तो आपको वही सब चीजें जो आप रोज सुनते हो, जो समझते हो, आपको वही सब इस पेपर में लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।